तो बजट पेश हो चुका है। चुनावी बजट होने के नाते वित्त मंत्री जी ने छोटे टैक्स पेयर्स को खुश करने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन वो कितने कामयाब हुए हैं इसमें? एक निवेशक के तौर पे अगर हम देखें तो क्या आपको इस बजट में कुछ हाथ लगा है? क्या निवेश और टैक्स छूट की रणनीति को लेकर क्या आपको कोई बदलाव करने की जरूरत है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं कविता थपलियाल आपके साथ हाजिर हूँ और हम पेश कर रहे हैं ये खास पेशकश आपका पैसा, जहां आपके निवेश और टैक्स से जुड़े संबंधित सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। और आज जो मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रही हैं मिंट की कंसल्टिंग एडिटर मोनिका हलन, वाइस एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। आप तीनों का ही इस खास चर्चा में स्वागत है। शुरुआत करूंगी सबसे पहले मैं मोनिका जी से। मोनिका मैम, क्लियरली यहाँ पर शायद इनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हेमंत जी आपसे मैं सवाल लेती हूँ। टैक्स पेयर्स को काफ़ी सारी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन एक बड़े तबके को हालांकि खुश करने की कोशिश की गई है। 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स छूट के दायरे से, टैक्स के दायरे से बाहर रखकर, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लगता है टैक्स पेयर्स के नज़रिए से ये इम्प्रेस होने वाला कदम था या बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी? देखिए, अगर आप नंबर्स की बात करें तो हाँ, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि करीब 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप जब बात करें जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जो उम्मीदें थी कि जो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो एटीसी की लिमिट हो या और दूसरी जो चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली नहीं मिली है। हाँ। तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये देखा गया कि कौन कौन से तबके की हमें सपोर्ट चाहिए। इलेक्शन बजट है क्लियरली। हाँ, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए ये छूट को दी गई। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क, नंबर्स मैंने जैसे कहा ये बात सही है, 5 लाख की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऑलराइट शरद जी, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम निवेश पोर्टफोलियो के लिहाज से भी बात करेंगे। टैक्स छूट से बाहर रखा गया है 5 लाख तक की आय वालों को। ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है जो लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आपको बेसिक एग्जम्पशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि अमूमन लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे आपको बेनिफिट्स खासतौर से दिए गए हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, हमारा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है भारतीयों का फिक्स डिपॉजिट, सोना और रियल एस्टेट। अगर एफडी की बात करें तो इसकी टीडीएस में जो है छूट बढ़ा दी गई है। इसको अगर मैं समझ के चलूं तो क्या वक्त आ गया है मुझे अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट को लेकर निवेश अब बढ़ा देना चाहिए? कविता, मैं सोच रहा था कि आप बोलेंगे कि फेवरेट नहीं। हाँ। मैं इसको थोड़ा सा लेजीनेस वाला इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जब कुछ नहीं होता करने को, कहीं दिमाग नहीं छुड़ता, जब आप कविता का शो नहीं देखते हैं तो आप सोचता है कि क्यों ना, चलिए कुछ नहीं मिल रहा तो बैंक को एक फ़ोन करते हैं कि भैया अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, यार इसको एफडी कर दीजिए आप। हाँ। तो एफडी का हम रिटर्न जानते ही हैं कविता क्या है। मैं कोई बैंकों को रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, मैं कोई बैंकों के डिपॉजिट्स को की तरफ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जब 5 और 6% का टीडीएस काटने के बाद कविता रखते हैं, और मैं एक बिजनेस चैनल पे हूँ, CNBC आवाज़ पे हूँ, यहाँ पर अगर हम एफडी को बोलें तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तौहीन होगी। 5-6% के तो मैं सोचता हूँ अगर एफडी में कोई 40,000 रुपये आप 10,000 से बढ़ा के 40 कर दिए, ये ठीक है कि उस पर कोई सरदर्दी अब आपको कम रहेगी। 10,000 जो ही एफडी पे इंटरेस्ट आता था कविता और उस पर टैक्स कट जाता था, तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, रिफंड के लिए वेट करना पड़ता था, और अननेसेसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी इनकम 2.5 लाख भी शायद नहीं होती थी। हाँ। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 40,000 कर दिया, एक आसानी जरूर हो गई है। हाँ। पर फिर भी आपने क्योंकि पोर्टफोलियो की बात करी, हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं, योर मनी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बहुत अच्छा रीजन नहीं है, और आप भी इस बात से पूरी तरह मुझे मालूम है कि सहमत हैं कि अब आप एफडी में निवेश ज्यादा कर दीजिए। हाँ, एक आसानी जरूर मैं इसको मानता हूं कि हो गई है, खासकर सीनियर सिटीजन्स को और पैसिव इनकम कमाने वाले स्पाउसेस को। एक एंगल है जहां पे मैं शायद आपसे इत्तेफाक भी रखती हूं, वरना केवल टीडीएस की छूट में इजाफा हुआ है, उसको लेकर आपको अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट का निवेश बढ़ाना चाहिए। इस बात से शायद मोनिका मैम जो कि जुड़ गई है मेरे साथ, वो भी सहमत नहीं होंगी। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे मोनिका जी, सबसे पहले बजट में जो ऐलान हुए हैं एक निवेशक के तौर पर और टैक्स पेयर के लिहाज से, उस पर आपका टेक चाहूंगी। जो लो सैलरी अर्नर्स हैं, और आपके व्यूअर्स ऑलरेडी सुन चुके हैं कि 5 लाख तक अब रिबेट है, तो उनको 10,000 रुपये का टैक्स का एकदम फ़ायदा हुआ है। पहले 2,500 होता था रिबेट, अब 12.5 हो गया है। तो वो डेफिनेटली इनकम इन द पॉकेट है, और जो इनकम जो स्लैब है उसको शायद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस 10,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने से। और जो थोड़ा एफ्लुएंट इंडियन है, जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, 2 घर हैं,
ऑन द अदर साइड उनको भी फ़ायदा है क्योंकि उनका जो नॉमिनल रेंट था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे वो ख़त्म कर दिया है, और जो प्रॉफिट होता था 2 करोड़ तक का, अब उससे एक की जगह 2 घर आप खरीद सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो दोनों तरफ का शायद ख्याल रखा गया है। जितनी लिमिटेड इनके पास इस समय एल्बो रूम थी कि डेफिसिट का नंबर भी ना बढ़े और इंटरिम बजट है, ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो सबको नज़र में रखते हुए मुझे लगता है काफ़ी मैच्योरिटी से इन्होंने जो बेनिफिट्स दिए हैं टारगेट करके दिए हैं, और जिस इनकम ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत थी उसको दिया है जितना दे सकते थे। हाँ, और राइट। लेकिन हेमंत जी, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसे कि LTCG को लेकर टैक्स घटाने या जो 1 लाख का दायरा है उसको बढ़ाने को लेकर भी हमारी उम्मीदें थी, जहां पर कुछ भी नहीं हुआ। NPS में शायद टैक्सेशन रूल्स को लेकर हम थोड़ा सा ट्वीक चाहते थे वित्त मंत्री जी कर दें, वो भी उन्होंने नहीं किया। हालांकि जो ऐलान किया गया है वो पहले ही जारी हो चुके थे। NPS को लेकर 14% सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उस पर पहले ही बात हो चुकी है। अब मुझे बताइए कि एक सैलरी अर्नर के हाथ में ये तमाम बदलावों के बाद कितनी रकम आती है जिसको शायद मैं अपने खर्चे में अब्जॉर्ब करूं या मैं उसका निवेश करूं? देखिए, हमने क्लियरली देखा है कि हम बात कर रहे हैं जिनकी इनकम 5 लाख तक है टैक्सेबल, सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ा। 12,500 रुपया पकड़ लीजिए, उतना पैसा आपके हाथ में आता है। या तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिए या आप चाहें तो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, सिर्फ उतना फर्क है। बाकी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बहुत एकदम ये बात एकदम क्लियर है। आपने जो बाकी चीज़ों की बात की, जो हमारी उम्मीदें थी, जैसे LTCG वगैरह की जो उम्मीदें थी, मैं समझता हूँ एक बड़ा इशू है, शायद वो इंटरिम बजट में नहीं आता। लेकिन देखिए, उसमें कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए इमीडिएटली कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे अगर बात करूँ यूलिप से और NPS से इसको मुकाबला करूँ मैं, अगर जो इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, अगर आप ऑप्शन भी चेंज करते हो डिविडेंड से ग्रोथ में, या आप इनकम से अगर ग्रोथ में जाते हो, इनकम से इक्विटी में जाते हो, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जबकि यूलिप में और NPS में ऐसा नहीं होता है, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता है अगर आप लगता है कि इंटरिम बजट में आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते थे, बट ये इश्यूज तो डेफिनेटली मुझे लगता है एड्रेस होने की ज़रूरत थी यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेके भी कुछ ऐलान किए हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करें उस पर, उससे पहले आइए वित्त मंत्री जी का बयान सुन लेते हैं। The benefit of rollover of capital gains under Section 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in 1 residential house to 2 residential houses. For a taxpayer having capital gains up to rupees 2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. शरद जी, कितना बड़ा वेवर ये? जी हाँ, पीछे जो वाह वाह की आवाज़ आ रही थी, मैं उस वाह वाह से इस बात तो पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि आपको, अब मान लीजिए किसी के शख्स के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं, और वो दोनों के नाम मान लीजिए मकान लेना चाहते हैं, तो ये सेक्शन 54 जो उनको गेन होता था, जो इन्वेस्ट करके बच जाया करता था, वो एक मकान से जहां दूसरे पे जाते थे तो वो नहीं मिलता था। तो ये 2 मकान का जो रोल ओवर दिया है वो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। और आप ध्यान दीजिए कविता कि ये छोटे, अगर हम बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहरों का जिक्र करें तो वहां पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ में शायद मकान, अच्छा मकान नहीं आता, तो छोटे मकान को अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जो हम बात करते हैं, हालांकि 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, पर फिर भी हम रिलेटिवली स्पीकिंग छोटों की बात करते हैं, तो आप 2 मकान तक अगर 2 करोड़ आपका, पर उसमें शर्त यह रख दी कि 2 करोड़ तक आपकी सीलिंग होनी चाहिए। इसका मतलब 2 करोड़ से ऊपर अगर कैपिटल गेन है तो आप इसका बेनिफिट, ये जो आपको डबल मकान का बेनिफिट है, ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात करी है कि ये जिंदगी में एक बार मिलेगा, ये डिडक्शन ना मिलेगी दोबारा, ये टैगलाइन साथ में लगा दी कि आप जिंदगी में सिर्फ एक बार इसको ले सकते हैं, लाइफ टाइम में एक बार ये बेनिफिट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेक्शन 54 की कविता, सेक्शन 54 है, 54F है, 54EC है, ये जो सारे सेक्शंस इनकम टैक्स में दिए हुए, ये निवेश से संबंधित है। तो मुझे लग रहा है उसकी तरफ एक पॉजिटिव, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आना लगभग बंद हो गया था, लोग जरूरत में मकान खरीदे थे रहने के लिए, ड्वेलिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ऐसा लग रहा था कि आपस में एक दूसरे से रूट के बैठ गए हैं। मुझे लगता है इससे उसको बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट की तरफ फिर जो है लोग रुझान करने लगेंगे।
ऑलराइट हेमंत जी, दूसरे घर पे जो नोशनल रेंट आधारित टैक्स लगता था वो अब नहीं लगेगा। टीडीएस हाउस रेंट पे जो टीडीएस है उसकी छूट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब ये सब देख के हमारे हाथ में थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम तो आई जाएगी। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने पहले बात की कि जो जिनकी इनकम जो टैक्सेबल लिमिट जो 5 लाख तक है, या जो जैसे नोशनल जो रेंट लगता था सेकंड हाउस में, वो नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा बचेगा। जैसा मैंने पहले कहा, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो कंज्यूम कर सकते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि अगर आपको लिमिटेशंस थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको डेफिनेटली कुछ पैसा मिलेगा पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप अपने बाकी गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोनिका जी, मुझे अब आपसे बात करनी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आज ऐलान किया गया है, जो कामगारों के लिए है। खासतौर से 15,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद लगभग 3,000 रुपये के रूप में पेंशन मिलेगी। ये मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से, अगर हम पेंशन रिफॉर्म्स की ओर कदम देखें, कैसे लगता है आपको और कितना कारगर ये साबित होगा? ये कविता कारगर तब हो पाएगा जब ये इसको आधार और बैंक अकाउंट को जोड़ के टारगेट कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो एक्चुअली डिजर्विंग है। क्योंकि जो भारत में प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि आप जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो गोस्ट वर्कर्स या गोस्ट बेनिफिशरी लेके चले जाते हैं। सो जो इस वक्त जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं बजट आफ्टर बजट में, वो सारे टारगेटेड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिले, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। सो जो हमने देखा है एनपीएस के थ्रू जो लोग आए हैं एनपीएस से, वो ज़्यादातर वाइट कॉलर्स वर्कर्स आए हैं जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस में हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ईपीएफ का ज़रिया नहीं है, वो आए हैं। पर रियली जो पेंशन की ज़रूरत होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है, जो लोअर इनकम वाला होता है, उसको बहुत ज़रूरत होती है एक एज के बाद। तो अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट जो निवेश करेगा, जितना उनकी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है पर मंथ की, वो गवर्नमेंट उसको मैच करेगी। और फिर 3,000 की या 6,000 की शायद है इनकी इनकम है, 3,000 रुपये महीने का जो पेंशन है 60 साल के बाद मिलेगा। अच्छी स्कीम है। और इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। हमको शॉर्ट टर्म में उसके बेनिफिट्स नहीं दिखाई देंगे, पर ओवर अ लॉन्ग टर्म उसके जो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो इनकम आती है लोगों के पास, उसको आप जोड़ें जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, जो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है फैमिली को, तो जो बिल्कुल उस तबके का इंडिविजुअल है, उसकी मेडिकल नीड्स भी उसको देख रहे हैं, और जो पेंशन की नीड है उसको भी देखा जा रहा है। तो हो सकता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ा बेहतर हो जाए उस तबके का। बिल्कुल। मैं आप कहें तो जो मोनिका ने बात कही कविता, उसमें एक दो बातें जोड़ दूं इसी से संबंधित। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके पास आधार है उनको, क्योंकि इसमें घोस्ट बेनिफिशरीज ना आ जाएं, तो एक हम शब्द यूज करते हैं कविता जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं। उसमें जनधन आता है, आधार आता है और मोबाइल आता है। तो करीब जनधन अकाउंट 30 करोड़ से ऊपर आ चुके हैं, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आधार इस समय 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास है, मोबाइल भी 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास है। तो मुझे लग रहा है सरकार को अब एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार हो गया था जिसमें आधार, जनधन, मोबाइल सबके पास थे, जिसके अंतर्गत ये ट्रांसफर की जानी चाहिए। दूसरा जो मैंने थोड़ी सी इसमें आशंका जताई थी कि क्योंकि 15,000 की कविता इसमें लिमिट रखी गई है कि 15,000 जिसकी आमदन होगी, तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कोई अच्छा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन है, जो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनकी आमदन के ऊपर आप स्टैंप कैसे लगाएंगे? कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति 15,000 ही कमाता है या कहीं 30-40? बहुत से ऐसे टेक्नीशियंस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बहुत अच्छा कमाते हैं, 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार तक कमाते हैं। तो क्या वो लोग भी इसमें आ जाएंगे, या किस क्राइटेरिया पे? मुझे लग रहा है सरकार के सामने एक चैलेंज रहेगा कि किस क्राइटेरिया पे उन लोगों को 15,000 की कैटेगरी में डिसाइड किया जाएगा। ये मैं सिर्फ मोनिका की बात में जोड़ना चाह रहा था। दूसरा मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था मोनिका, जो एटीसी, क्योंकि हम योर मनी की बात कर रहे हैं, अपने पैसे की बात कर रहे हैं, तो एटीसी में अगर बढ़ोतरी होती, और अगर हम इंडिया की सेविंग्स देखें तो 2012 में 34% यहाँ सेविंग रेट था, वो पिछले साल 17-18 में घट के 30% रह गया था। तो सेविंग्स में डिप लग रहा था, जो ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं। मुझे लग रहा है सरकार के पास एक अच्छा मौका था
इस सेविंग रेट को बूस्ट करने का। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता योर मनी के हम सेविंग की बात करें तो अगर एटीसी में अगर थोड़ी सी अगर रियायत मिल जाती, कहीं चाहे 50,000 की मिल जाती, मुझे लग रहा है इमीडिएटली वो 50,000 भर जाना था। क्योंकि एटीसी में ये शिकायत नहीं रहती है कविता कि लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, उसको वेस्ट कर दिया, उसको खाली छोड़ दिया। एटीसी सबसे पहले भरने वाला आयकर में सेक्शन है। तो मुझे लग रहा है वहां कहीं जाके निराशा थोड़ी सी लग रही है। एक निवेशक और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपके पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर होते हुए मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन हेमंत जी, मुझे आपसे इस बार बात करनी है। लोअर